चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का नाम है टूटा दिल। एक्सक्यूज़ मी, आप वृंदा है ना? पीछे से अपना नाम सुनकर वृंदा ने पलट कर देखा। एक पल पहचानने की कोशिश के बाद अनायास ही वृंदा के मुंह से निकल पड़ा, अरे सैली, तुम कैसी हो? थैंक गॉड मैंने सही पहचाना। पहले तो मैं डर रही थी कि कहीं कोई और ना हो, लेकिन तुम्हें इतने दिनों बाद देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। इतने अरसे बाद मिल रहे हैं ना हम। तुम यहाँ कब आई? कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ आए। आजकल बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है, इसीलिए सोचा कि कुछ दिन माँ बाबूजी के साथ बिता लूँ। तो ठीक है, आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ, तो मैं जब भी समय मिले घर ज़रूर आना। आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। ये रहा मेरा कार्ड। सैली ने अपना विजिटिंग कार्ड वृंदा के हाथ में थमाते हुए कहा और फिर वृंदा से आने का वादा लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकल गई। वृंदा बच्चों के स्कूल की छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। बच्चों का ही कुछ सामान खरीदने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर चली आई थी और यहाँ उसकी मुलाकात अचानक ही सैली से हो गई थी। घर आने के बाद भी वृंदा के दिमाग में सैली ही घूम रही थी। वृंदा और सैली एक ही कॉलोनी में रहती थी। सैली के पिता आर्मी में थे, उन्हें दूर दराज के इलाकों में रहना पड़ता था, इसीलिए सैली को उसकी बुआ के पास पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। गोरी चिट्टी खूबसूरत सैली से सोख मिजाज की स्वच्छंद विचारों वाली लड़की थी। बड़ी बड़ी आंखें आसानी से किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। बात बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़ती। हंसते हुए उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती। अपनी सुंदरता और आधुनिक पहनावे के कारण सैली कॉलोनी में दूसरी लड़कियों से अलग ही दिखती थी। सैली छोटी मिडी और ऊंची सैंडल पहनकर इतनी अदा से चलती कि देखने वालों के दिल हलक में आ जाते। कॉलेज जाना हो या कहीं और, इतना तैयार होकर निकलती जैसे किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हो। कॉलोनी में वह चालू लड़की के रूप में पहचानी जाने लगी थी। खुद को इज्जतदार कहने वाले घरों ने अपने परिवार की लड़कियों पर सैली से मिलने जुलने बातचीत करने पर भी पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उन्हें सैली की संगति में अपना मान सम्मान खतरे में दिखाई देने लगा था। वृंदा को भी सैली से मिलने जुलने की मनाही थी, लेकिन दोनों के कॉलेज के रास्ते एक ही होने की वजह से अक्सर दोनों की बातें हो जाती थी। एक दिन सैली का अच्छा मूड देखकर वृंदा पूछ ही बैठी, तुम जानती हो सैली, तुम्हें लेकर लोग किस तरह की बातें करते हैं? जानती हूँ यार, मुझे सब मालूम है। कॉलोनी वाले जलते हैं मुझसे, इसलिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं, बट आई डोंट केयर। लेकिन सैली, छोड़ वृंदा, सैली ने उकताए हुए स्वर में कहा, लोगों की चिंता करके मैं इस उम्र में बूढ़ी दिखना नहीं चाहती, और तू भी लोगों की परवाह जरा कम ही किया कर, नहीं तो फेयर लेडी की जगह ओल्ड लेडी लगेगी। फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ी। सैली के लिए मनगढ़ंत किस्से ज़्यादा फैलने लगे। उन्हें फैलाने वाले लोग भी वही होते थे जो सैली को पसंद नहीं करते थे। बीए करने के बाद कॉलेज बंद होने से वृंदा का सैली से मिलना जुलना बंद ही हो गया था। फिर एक दिन सुनने में आया कि सैली किसी के साथ भाग गई। उसके बाद फिर कभी उसकी खबर नहीं मिली। इधर वृंदा के पिताजी वृंदा के विवाह के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। काफ़ी दौड़ भाग करने के बाद वृंदा का विवाह मनोज से हो गया। मनोज की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नई नई नियुक्ति हुई थी और दूसरे शहर में कार्यरत थे। शादी के कुछ समय बाद वृंदा भी मनोज के पास चली गई थी। अब वृंदा दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी थी। इतने वर्षों के बाद अचानक सैली को देखकर वृंदा के मन में उसके बारे में जानने की चाह जाग उठी। इतना वक्त बीतने पर भी सैली में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आया था। वही बोलती सी आंखें, वही प्यारी सी मुस्कान, वही छरहरी काया। सैली की सूनी मांग देखकर इतना तो वह समझ गई थी कि सैली ने शादी नहीं की। अचानक ही वह अपनी तुलना सैली से करने लगी। साधारण रंग रूप होने के बावजूद आज वह खुद को सैली से ज़्यादा श्रेष्ठ समझ रही थी। वह सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पति मनोज उसे बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार उसे एक मजबूत किले के समान लगता था, जिसके साए में वह अपने बच्चों के साथ सुरक्षित महसूस करती थी। जहाँ एक और उसके पास मनोज जैसे प्यार करने वाले पति थे, दो फूल से बच्चे उसके जीवन की बगिया को महका रहे थे। वहीं दूसरी ओर सैली के जीवन की रिक्तता उसे साफ नजर आ रही थी। उसे सैली के साथ हमदर्दी होने लगी थी। एक दिन शाम को माँ से सहेली के यहाँ जाने का बहाना बनाकर वृंदा सैली के घर जाने के लिए निकल पड़ी। महानगर की भीड़ भाड़ से दूर समुंदर के किनारे पॉस कॉलोनी में सैली का फ्लैट था। अपने घर वृंदा को आया हुआ देखकर सैली प्रसन्नता से खिल उठी। आओ वृंदा, मैं तो समझी थी कि तुम नहीं आओगी। आती कैसे नहीं? तुमसे मिलने का इतना मन जो था। कैसी हो तुम? कैसी दिख रही हूँ? सैली हल्का सा मुस्कुरा उठी। एक लंबे अरसे के बाद दोनों को आराम
आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिला था। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। सैली को मूड में देखकर वृंदा पूछ ही बैठी, एक बात पूछूं सैली, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बोलो। तुमने तो अपने दोस्त के लिए घर छोड़ दिया था ना, क्या वो बेवफा निकला? शादी नहीं की उसने? वृंदा ने उस जैसे ही सैली की दुखती ही रग को छेड़ दिया था। एक फीकी सी मुस्कान सैली के होठों पर तैर गई। नहीं यार, वो तो बेवफा नहीं है। वह तो चाहता था शादी करना, लेकिन उसके माँ बाप ने पैसों के चक्कर में कोई और लड़की उसके गले बांध दी। लेकिन तुम्हें क्या मिला? सिर्फ बदनामी। वह तो अपनी पत्नी के साथ मज़े में रह रहा होगा और यहाँ तुम अकेली ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो। सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं होता वृंदा, सैली ने मायूसी से कहा। मनु ने शादी जरूर कर ली है, लेकिन उसका प्यार आज भी मेरा है। वह अपनी बीबी के पास होकर भी उसके पास नहीं है। तुम अब भी उसके प्यार का दम भरती हो सैली? वृंदा ने थोड़े आश्चर्य से कहा। अगर वह तुमसे सच में ही प्यार करता तो सारे ज़माने को ठुकराकर तुम्हें अपना बना लेता। वह उसकी मजबूरी थी वृंदा, सैली ने मनु का पक्ष लेते हुए कहा। मनु अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। मुझसे इतनी दूर रहकर भी मेरी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखता है। यह फ्लैट भी उसी ने दिया है। महीने में एक बार मेरे पास ज़रूर आता है, बाकी दिनों में उसके फिर से आने का इंतज़ार में मैं काट देती हूँ। सैली की आवाज़ में दीवानगी सी झलकने लगी थी। तुम कुछ भी कहो सैली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इसके चक्कर में नहीं पड़ती तो आज बेहतर ज़िंदगी बसर कर रही होती? अब जाने भी दो वृंदा, सैली ने थकी सी आवाज़ में कहा, फिर शायराना अंदाज में किसी अनाम शायर को शेर कह उठी। अनाम शायर का शेर कह उठी। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, सब नेक बनेंगे तो खता कौन करेगा? फिर कुछ सोच कर बोली, वृंदा तुम देखना चाहोगे उसे? फिर वृंदा की जवाब का इंतज़ार किए बिना ही तेज़ी से दूसरे कमरे में जाते हुए बोली, तुम बैठो वृंदा, मैं अभी आती हूँ। कुछ पलों के बाद अचानक क्षण से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। वृंदा लगभग दौड़ते हुए दूसरे कमरे में गई। सैली फर्श पर अपना पाँव पकड़े बैठी थी। पास ही में एक स्टूल उल्टा हुआ पड़ा था, साथ ही कांच के टुकड़े और एक फ़ोटो। शायद उसने स्टूल पर चढ़कर फ़ोटो उतारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो फ़ोटो समेत नीचे आ गिरी थी। सैली, ठीक हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सारा शीशा टूट गया। देख जरा, फ़ोटो तो ठीक है ना? वृंदा ने आगे बढ़कर धीरे से फ़ोटो को उठाया। फ़ोटो पर नज़र पड़ने के बाद तो जैसे वह पलक झपकाना ही भूल गई। उसे लगा जैसे उसके कानों के पास बम फूट रहे हो। सैली कुछ कह रही थी, पर वह क्या कह रही थी उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। ये वृंदा के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। हाँ, यही है मेरी ज़िंदगी, मेरा प्यारा, मेरा मनु। वृंदा ने एक बार फिर गौर से तस्वीर को देखा। जिस मजबूत किले में वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, उसी किले की दीवारें एक एक करके गिरती जा रही थी। यह उसके पति मनोज की तस्वीर थी। वृंदा को लगा जैसे ज़मीन पर पड़ा सारा कांच उसके सीने में धंस गया है। वृंदा ने एक कहर भरी नज़र सैली पर डाली। वह दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश कर रही थी। बाहर सूरज समंदर में उतरने को तैयार था। उसकी लाल रोशनी सारे समंदर को भी लाल किए हुई थी। वृंदा को लगा शायद कुछ कांच के टुकड़े समंदर के सीने के भी पार हो गए। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की स्टोरी। थैंक यू।